हम पढ़ रहे हैं 12वीं में अध्याय 3 प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में हम पढ़ रहे हैं ऐसे यंत्रों के बारे में जिसकी सहायता से हम उन वस्तुओं को देखते हैं जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते। जैसे वे वस्तुएं जो बहुत छोटी है, सूक्ष्म चीज़ें जिनको हम ऐसे ही नहीं देख सकते, उसको किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। और वे वस्तुएं, वे पिंड जो बहुत ज़्यादा दूरी पे है, जैसे आकाश में या पृथ्वी में ही बहुत दूरी पर, जिसको हम ऐसे ही नहीं देख सकते, उसको हम देखते हैं दूरदर्शी की सहायता से। इस अध्याय में हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी के दो प्रकार हमने देखा, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से इसका उपयोग हम आकाशीय पिंडों को देखने के लिए करते हैं। पर खगोलीय दूरदर्शी में एक कमी ये है कि उसमें पिंड का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब पिंड यदि आकाश में स्थित है तो उसका सीधा बने या उल्टा बने, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम पृथ्वी में स्थित किसी वस्तु को देखेंगे और उसका उल्टा प्रतिबिंब बने तो वो हम उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए पार्थिव दूरदर्शी का निर्माण किया गया। इसमें हमको अंतिम प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है और इसके लिए उत्तल लेंस के एक गुण का उपयोग किया गया। कौन सा गुण देख लेते हैं पहले। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये इसका फोकस है, ये है 2f। ठीक इसी प्रकार इधर f है, ये है आपका 2f। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर एक वस्तु रखी है a, b, अब हमको इसका प्रतिबिंब बनाना है। कैसे बनेगा? प्रतिबिंब के लिए हमको मालूम है कितनी किरणें होनी चाहिए? 2। एक किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो किससे होकर जाएगी? फोकस से। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से गई तो वो सीधे निकल गई। इस प्रकार हमको वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ए डैश बी डैश। ठीक, प्रतिबिंब वस्तु कितनी दूरी पर थी? 2f। प्रतिबिंब भी बना 2f दूरी पर। वस्तु सीधी थी, प्रतिबिंब बना उल्टा, और आकार में उतना ही बनता है जितनी की वस्तु है। तो ये होता है उत्तल लेंस का गुण। तो इसी गुण का उपयोग हम पार्थिव दूरदर्शी में करेंगे और हमको अंतिम प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा? सीधा प्राप्त होगा। तो हमको आज पढ़ना है पार्थिव दूरदर्शी के बारे में। चलिए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लें। ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है हमारा और ये है हमारा अभिदृश्यक। अभिदृश्यक मैं पहले भी बता चुकी हूँ किसको कहते हैं। जो हमारा दूरदर्शी होता है उसमें दो लेंस होते हैं मुख्यतः। एक लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसको कहते हैं अभिदृश्यक। दूसरा लेंस जो नेत्र की ओर होता है उसको हम कहते हैं नेत्रिका। और अभिदृश्यक आकार में बड़ा होता है नेत्रिका से, क्योंकि अभिदृश्यक से प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करेगी तो इसका बड़ा होना आवश्यक है। तो ये है हमारा अभिदृश्यक। अब हम जानते हैं कि दूरदर्शी का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? हम दूर स्थित पिंडों को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो दूर स्थित किरणें और को हम ये भी मान सकते हैं कि वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है, और अनंत से आने वाली किरणों को हमेशा समानांतर लिया जाता है। तो यहाँ से एक किरण आई, प्रकाश किरण, प्रकाश केंद्र से चूंकि गुजरी इसलिए बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण आई जो कैसी होगी? इस प्रकाश किरण के समानांतर, और वो झुक गई। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। किसका? दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमको अभिदृश्यक के द्वारा क्या प्राप्त हुआ? ए डैश बी डैश। अब इस प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए पार्थिव दूरदर्शी में एक बीच में एक और लेंस लगा रहता है जिसको हम कहते हैं प्रतिलोमक।
ये प्रतिलोमक इस प्रकार स्थित होता है कि जो प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा बन रहा है वो इसके 2f दूरी पर बने। तो क्या होगा, अब इसका ये a' b' इस प्रतिलोमक के लिए क्या है, वस्तु। देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक प्रकाश किरण सीधी गई तो किससे होकर जाएगी, इसके फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर गई तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, a'' b'। फिर से समझ ले, दूर स्थित किरणें समानांतर होती, उसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा बना a' b'। प्रतिलोमक ने इस उल्टे प्रतिबिंब को क्या कर दिया, सीधा। वस्तु कहाँ स्थित थी, 2f दूरी पर, प्रतिबिंब भी कहाँ बना, 2f दूरी पर, उसी आकार का बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा। अब यहाँ पे है हमारी नेत्रिका E, जिसका केंद्र होगा E। अब ये जो नेत्रिका है और ये क्या है, अभिदृश्यक, दोनों अलग अलग नलियों पर कसे होते हैं और दोनों नली को एक दूसरे में आगे पीछे कर करके हम उसकी दूरी को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इसकी दूरी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है a' b', यह इस नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बने। किसके बीच में, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बने। हम जानते हैं यदि उत्तल लेंस के सामने जो वस्तु रखी है वो कहाँ हो, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो, तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब उसी ओर प्राप्त होता है। देखिए अब ये a'' b' इस नेत्रिका के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का। एक प्रकाश किरण गई तो किधर चले जाएगी वो, ये चले गई। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से गुजरी, इधर चले गई। अब इन दोनों किरणों को ध्यान से देखिए, ये दोनों किरणों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या ये आगे कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इन किरणों को कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा हमारा अंतिम प्रतिबिंब PQ। थोड़ा सा चित्र को और समझ ले। अनंत से दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें समानांतर होती है जिनका प्रतिबिंब बना अभिदृश्यक के फोकस पर। ठीक, अब ये प्रतिबिंब जो है वो इस प्रतिलोमक के लिए क्या कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और इसका उल्टा प्रतिबिंब है ना, ये उल्टा है तो इसको इसने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। किसने, प्रतिलोमक ने। और कितनी दूरी पर बना, 2f दूरी पर। अब ये प्रतिबिंब इस प्रकार से बना है कि नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में है, इसलिए इससे निकलने वाली किरणें आगे तो नहीं मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिलेगी। तो हमको PQ पर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, अब वस्तु अनंत पे स्थित है, इसके द्वारा कितना कोण बन रहा है, मान लीजिए अल्फा। और यहाँ पर देखेंगे ये कोण और ये कोण कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये अल्फा है तो ये वाला कोण भी हमारा क्या होगा, अल्फा। ठीक है, यानी कि कौन सा कोण, कोण B' O A', कैसा होगा, कोण अल्फा। अब अंतिम प्रतिबिंब PQ बन रहा है, इसके द्वारा कितना दर्शन कोण निर्मित हो रहा है, नेत्रिका पर बीटा, यानी कि कोण A'' E B' बराबर कितना कोण है, बीटा, दो दर्शन कोण। ठीक, तो ये तो हमने समझ लिया पार्थिव दूरदर्शी के बारे में। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या निकालेंगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेंगे। आवर्धन क्षमता, किसी भी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अंतिम
बिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ये क्या होता है? सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? आवर्धन क्षमता का। तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पी क्यू। इसके द्वारा कितना दर्शन कोण बन रहा है? बीटा। और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है? अल्फा। और आवर्धन क्षमता को हम प्रदर्शित करते हैं एम से। तो एम बराबर हो गया बीटा अपॉन अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब चूंकि बीटा और अल्फा के मान बहुत कम होते हैं, इसलिए इस बीटा को हम लिख सकते हैं tan बीटा बटे tan अल्फा। ठीक। अब tan बीटा के लिए चित्र देखिए। tan बीटा त्रिभुज A डबल डैश B डबल डैश E में tan बीटा बराबर कितना है? देखिए tan बीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है इसके लिए? A डबल डैश B डबल डैश, आधार क्या है? E B डबल डैश। ठीक। अब tan अल्फा का मान निकाल लेते हैं। ये अल्फा यहाँ पे बन रहा है कौन से त्रिभुज में? A डैश B डैश में। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना है? A डैश B डैश, आधार कितना है? OB डैश। ठीक। अब इस tan अल्फा और tan बीटा के मान को हम किस में रख देते हैं? हमारे समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो m बराबर हमारा निकल गया tan बीटा का मान कितना है? A डबल डैश B डबल डैश बटे EB डबल डैश बटे A डैश B डैश बटे OB डैश। ये दोनों मानों को हमने क्या किया? रख दिया। अब ये दोनों मानों को रखने के बाद आगे जब हम हल करते हैं तो ये हो गया A डबल डैश B डबल डैश बटे EB डैश। ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OB डैश बटे A डैश B डैश। समीकरण 2। ठीक। अब देखिए A डैश B डैश और A डबल डैश B डैश आकार में बराबर है। अंतर बस क्या है? A डैश B डैश क्या है? मुख्य अक्ष के नीचे। और A डबल डैश B डबल डैश क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर। और चिन्ह परिपाटी से हम जानते हैं मुख्य अक्ष के नीचे चीज़ों को ऋणात्मक लेते हैं और ऊपर धनात्मक लेते हैं। तो हम A डैश B डैश की जगह लिख सकते हैं A डबल डैश B डैश, या A डबल डैश B डबल डैश की जगह लिख सकते हैं A डैश B डैश, लेकिन ऋण का चिन्ह हमको लगाना पड़ेगा। तो इस समीकरण में हम A डैश B डैश की जगह क्या लिख लेंगे? ऋण A डैश B डैश। क्यों? क्योंकि दोनों का आकार क्या है? बराबर है। ये कट गया आपका, तो क्या आया? ऋण OB डैश बटे EB डैश। ये हमारा मान आया। अब OB डैश क्या है? देखिए OB डैश क्या है हमारा? OB डैश मतलब OB डैश मतलब क्या है? किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। किसके लिए? अभिदृश्यक के लिए। अभिदृश्यक पहले ही मैंने बताया, अभिदृश्यक किसे कहते हैं? हम जो वस्तु की ओर रहता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिदृश्यक कहते हैं, है ना। अब
ओ बी डैश क्या है, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। मतलब ओ बी डैश क्या है, अभिदृश्य की फोकस दूरी, और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, फोकस दूरी को एफ ओ से। किसकी फोकस दूरी है, क्योंकि अभिदृश्यक के लिए फोकस दूरी है, तो हम उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ ओ से। और इस ओर है तो क्या होगी, धनात्मक। दूसरा ई बी डैश क्या है, वस्तु की दूरी, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, चूंकि नेत्रिका के लिए तो किससे प्रदर्शित करेंगे, u e से। और चूंकि इस ओर है तो इस ओर हम पहले ही जानते हैं, इस ओर प्रकाश केंद्र के इस ओर जो भी चीजें लेते हैं वो ऋणात्मक होती है, और दाई ओर धनात्मक होती है, बाई ओर ऋणात्मक। तो ये किस ओर बन रहा है, बाई ओर, तो क्या लेंगे, उसको हम ऋणात्मक लेंगे। तो इन दोनों मानों को यदि हम रख दें तो ये हो गया एफ ओ, और ये क्या हो गया, माइनस यू ई। ऋण चिन्ह कट गया, तो हमारे पास फॉर्मूला आया m बराबर एफ ओ अपॉन यू ई। ये आया हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब हम दो स्थितियों का अध्ययन करेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। चलिए पहला हम स्थिति अध्ययन करते हैं। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। हमारे पास लेंस फॉर्मूला से क्या जानते हैं हम, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला। और हम किसके लिए अध्ययन कर रहे हैं, नेत्रिका के लिए। तो f को क्या लिखेंगे, f e लिखेंगे, और u को क्या लिखेंगे, माइनस u e लिखेंगे, और v को क्या लिखेंगे, माइनस d लिखेंगे। क्यों, क्योंकि u भी प्रकाश केंद्र की इस ओर स्थित है, इसलिए माइनस यू ई, और प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, बाई ओर ही बन रहा है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा f बराबर एफ ई, u बराबर माइनस यू ई, और v बराबर हो जाएगा हमारा माइनस d। क्यों, d यहाँ पर आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इन सारे मानों को हम किस में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/- d माइनस 1/- u e। 1/f को पक्षांतर यदि हम कर दें तो ये हो जाएगा 1/d, और ये ऋण और ये ऋण मिलाकर क्या हो जाएगा, 1/u e। तो 1/u e की वैल्यू कितनी निकली, 1/f प्लस 1/d। और आवर्धन क्षमता का सूत्र हमारे पास क्या है, m बराबर एफ ओ अपॉन यू ई, और 1/u e की वैल्यू यदि हम वहां से रख दे, इसको यदि हम समीकरण 4 दे दें, समीकरण 4 से इसकी वैल्यू रखने पर, इक्वेशन 4 से मान रखने पर, तो m बराबर क्या हो गया, एफ ओ, 1/u की वैल्यू क्या है, 1/f प्लस 1/d। ठीक, तो ये हमारा निकला, क्या निकला, सॉरी यहाँ पे f की जगह क्या है, एफ ई। ठीक, और इसको यदि हम और आगे लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ पहले से ही है, और यदि एफ ई को भी हम उभयनिष्ठ निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये समीकरण 5 हमारा समीकरण है, किसके लिए, आवर्धन क्षमता के लिए
कब आवर्धन क्षमता? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और इस स्थिति में देखिए लंबाई कितनी होगी, देखिए ठीक है, इस नली की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? इसकी फोकस दूरी FO। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 2F और 2F 4F। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? आपकी दूरी कितनी है? UE। तो आपकी लंबाई जो है, नली की लंबाई इस केस में कितनी हो जाएगी? कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। FO प्लस 4F प्लस UE। ये आपका नली की लंबाई के लिए क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा स्थिति हमको अध्ययन करना है। कौन सी स्थिति? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत में बने। अभी हमने पहली स्थिति देखी और उसके लिए सूत्र निकाला। अब दूसरी स्थिति हम देखेंगे, उसके लिए क्या निकालेंगे? सूत्र। दूसरी स्थिति क्या है? अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? अनंत पर। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या निकला था? आवर्धन क्षमता m बराबर हमारा फॉर्मूला क्या निकला था? FO अपॉन UE। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? अनंत पर। और प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु कहाँ पर होती है? फोकस पर। मतलब वस्तु की दूरी क्या है नेत्रिका के लिए? UE। तो UE जब इसकी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा तभी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, क्योंकि वस्तु फोकस में रहने से प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। तो इस समीकरण में, समीकरण 3 था, इसमें हम UE की जगह क्या रख देंगे? FE। तो M हमारा निकल जाएगा FO अपॉन FE। ये है हमारा आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने। और इस स्थिति में हमारी नली की लंबाई कितनी हो जाएगी? नली की लंबाई हमारे लिए क्या निकली थी? FO प्लस 4F प्लस UE था। तो UE यहाँ पर हमारा क्या हो गया? FE। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारा क्या निकल गया? नली की लंबाई कितनी हो गई? FO प्लस 4F प्लस FE। जहाँ FO क्या है? अभिदृश्यक की फोकस दूरी। 4F क्या है? फोकस दूरी का चौगुना किसका? प्रतिलोमक का। FE क्या है? फोकस दूरी किसकी? नेत्रिका की फोकस दूरी। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? पार्थिव दूरदर्शी के बारे में हमने पढ़ा। अब पार्थिव दूरदर्शी में क्या है कि हमको अंदर में क्या लेना पड़ता है? प्रतिलोमक लेना पड़ता है। प्रतिलोमक में यहाँ पे इस प्रतिलोमक के कारण 2F दूरी पर वस्तु होगा और 2F दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो 4F दूरी हमको इस नली की लंबाई बढ़ानी पड़ जाती है, इसलिए नली क्या है? बहुत लंबी हो जाती है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए गैलीलियो ने एक दूसरा दूरदर्शी बनाया जिसे हम कहते हैं गैलीलियो दूरदर्शी। अब हम पढ़ेंगे गैलीलियो दूरदर्शी के बारे में।
मैंने अभी फिर बताया था क्या होता है, पार्थिव दूरदर्शी में नली की लंबाई बहुत अधिक पड़ जाती है, क्योंकि उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए हम बीच में एक प्रतिलोमक का उपयोग करते हैं और उसके सामने 2f दूरी पर वस्तु रहती है, 2f दूरी पर प्रतिबिंब बढ़ता है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए गैलीलियो ने एक दूरदर्शी बनाया जिसे हम कहते हैं गैलीलियो दूरदर्शी। इसकी चित्र हम देख लें। ये है हमारा अभिदृश्यक। अब वस्तु कहाँ पर स्थित होती है? दूर में। तो दूर से आने वाली किरणों को हम कैसा मानते हैं? समानांतर मानते हैं। इसलिए यहाँ पे दो किरणें आपतित हो रही हैं। अब ये दोनों किरणें जाकर कहाँ पर मिली? यहाँ पर मिली। तो हमको यहाँ पर प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ? ए डैश बी डैश। फिर से देख लीजिए, ये हमारा अभिदृश्यक है जो वस्तु की ओर रहता है। अनंत से किरणें आती है, समानांतर आती है और आकर वो कहाँ पर मिली? ए डैश बी डैश, जो कि क्या होगा? अनंत से आने वाली किरणें कहाँ पे होती है? फोकस पे बनता है प्रतिबिंब। तो इस किरणों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए डैश बी डैश, फोकस पर। अब यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, क्या प्रयोग किया है हमने यहाँ पर? अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है और ये कैसा है? अवतल लेंस है। अब देखिए, ये प्रकाश किरणें यहाँ पर आ रही हैं। यदि अवतल लेंस यहाँ पर नहीं होता तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? ए डैश बी डैश। पर चूंकि यहाँ पर क्या आ गया है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का क्या काम है? क्या करता है वो? किरणों को फैला देता है। चित्र को थोड़ा और ठीक कर लेंगे हम। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है। तो ये किरणें इधर चले गई, दूसरी किरण इधर चले गई। यहाँ पे हमारी है आँख, है ना? यहाँ से हम देख रहे हैं। अब इन आने वाली किरणों को अवतल लेंस ने क्या कर दिया? फैला दिया। ये किरणें आगे फैलती जा रही, कहीं मिलेंगी क्या? नहीं। अब इन किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाएं, ये दूसरी किरण, इसको भी हम पीछे बढ़ाते हैं, तो ये पीछे बढ़ाने पर ये किरणें कहाँ मिलती है? यहाँ पर मिलती है ना? तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है प्रतिबिंब। क्या प्रतिबिंब? पी क्यू। फिर से देख लीजिए, ये किरणें क्या है? अनंत पर, वस्तु अनंत पे या दूर पे स्थित है, तो उससे आने वाली किरणें समानांतर है जिसका प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। अब इसके मार्ग में यदि नेत्रिका नहीं होता तो इसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता हमको? ए डैश बी डैश। पर मार्ग में क्या है? हमारे नेत्रिका है। ठीक। अब इस नेत्रिका के होने के कारण ये अवतल लेंस का गुण होता है किरणों को फैला देना। ये किरणें जैसे ही अवतल लेंस में आती है, ये किरणों को क्या करता है? फैला देता है। अब इन किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाए तो ये कहाँ पर मिलती है? पी डैश पर मिलती है। तो हमको अंतिम प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है? पी क्यू प्राप्त होता है। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण यहाँ पे कितना है? अल्फा। ये कोण और ये कोण कैसे है? शीर्षाभिमुख। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी क्या होगा? हमारा अल्फा। कौन सा कोण? कोण ई ओ, या बी भी ले सकते हैं, बी डैश ओ ए डैश, बी डैश ओ ए डैश हमारा क्या होगा? दर्शन कोण अल्फा। ठीक। और अंतिम प्रतिबिंब क्या बन रहा है? पी क्यू। तो पी क्यू द्वारा कितना कोण बन रहा है यहाँ पे? बीटा।
और यहाँ बीटा, ये कोण और ये कोण भी कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला कोण यानी कि कोण बी डैश ई ए डैश बी हमारा क्या होगा? बीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला कोण हो गया अल्फा और ये वाला कोण क्या हो गया? बीटा। अब हम क्या जानते हैं? आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या जानते हैं? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, यानी कि m बराबर क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बीटा है और वस्तु द्वारा कितना है? अल्फा। और बीटा और अल्फा के मान बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan बीटा बटे tan अल्फा, किसके बराबर? m के बराबर। अब tan बीटा का मान कितना है देख लीजिए। tan बीटा, बीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? a डैश b डैश, आधार कितना है? e b डैश। मान को रख देते हैं, a डैश b डैश बटे e b डैश, ये मान हमने रखा। अब अल्फा इस त्रिभुज a डैश b डैश o में अल्फा बराबर कितना होगा? लंब कितना है? a डैश b डैश और आधार कितना है? o b डैश। इस मान को भी रख देते हैं, a डैश b डैश o b डैश। अब ये क्या हो जाएगा? a डैश b डैश बटे e b डैश, ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? o b डैश बटे a डैश b डैश। a डैश b डैश कट गया तो हमारा क्या बचा? m बराबर हमारा बचा o b डैश बटे e b डैश। अब o b डैश क्या है? o b डैश फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी? अभिदृश्यक की, है ना। तो प्रकाश केंद्र के इस ओर है तो कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? एफ ओ। ई बी डैश क्या है? वस्तु की दूरी, किसके लिए? अभिदृश्यक के लिए। अभिदृश्यक के लिए वस्तु की दूरी है प्रकाश केंद्र के दाईं ओर है, तो इसको हम कैसा लेंगे? यू ई, और कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। तो ये हमारा आ गया यू ई। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया किसके लिए? गैलीलियो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। अब हम दो स्थितियों में अध्ययन करेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो पहला हम अध्ययन करते हैं स्थिति प्रथम। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या है? इसको हमने समीकरण 1 दिया, ये हमारा समीकरण 2। ये हमारे लेंस फॉर्मूले से जानते हैं हम। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में क्या रिलेशन होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम किसके लिए अध्ययन कर रहे हैं? नेत्रिका के लिए। तो नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी होगी, है ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक, क्योंकि फोकस इस ओर होता है। तो यहाँ पर f बराबर क्या होगा? माइनस एफ ई। ठीक। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रकाश केंद्र के इस ओर, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी? ऋणात्मक, ऋण d। और क्यों? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जिसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। और वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? वस्तु प्रकाश केंद्र के दाईं ओर रखी है, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? u बराबर यू ई, धनात्मक होगी। इन तीनों के मान को हम समीकरण 2 में रख दें तो 1/-f(e) बराबर 1/-d माइनस 1/u e। अब हम
-1/u को इस पक्ष में ले आए और 1/-fe को उस पक्ष में ले आए तो क्या हो जाएगा, 1/ue बराबर 1/fe माइनस 1/d। समीकरण 3। ये हमने क्या निकाला, 1/ue की वैल्यू निकाली, किसके लिए, गैलीलियो दूरदर्शी के लिए। ठीक, अब हमारे पास आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, m बराबर क्या है, FO/UE। 1/UE का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, FO/1/fe माइनस 1/d। यदि fe को बाहर निकाल ले, FO/fe बराबर 1 माइनस fe/d। ये है हमारा आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब हम दूसरा केस देखेंगे। स्थिति 2। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। हमको दूसरा स्थिति देखना है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित होती है, फोकस में। अर्थात वस्तु की दूरी UE बराबर क्या हो जाएगी, FE। तो समीकरण आवर्धन क्षमता के सूत्र में हमारा क्या है, FO बराबर UE, जहाँ पे हम मान रख देंगे UE की जगह FE। तो ये हमारा समीकरण आ गया किसके लिए, आवर्धन क्षमता के लिए। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अंतिम प्रतिबिंब बने अनंत पर। नली की लंबाई हम भूल गए थे, यहाँ पे नली की लंबाई कितनी होगी, पहले स्थिति में, स्थिति 1 में लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है FO, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। और नली की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है। तो इस दूरी में इस दूरी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, नली की लंबाई। और ये वाली दूरी क्या है, UE, वस्तु की दूरी। तो पहली स्थिति में नली की लंबाई हो जाएगी FO माइनस UE। स्थिति 2 में लंबाई कितनी हो जाएगी, FO। और दूसरी स्थिति यानी कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। इस स्थिति में UE यानी वस्तु की दूरी का मान होता है FE। तो FO माइनस FE। तो ये हमने किसके बारे में देखा, गैलीलियो दूरदर्शी के बारे में देखा। और इसकी आवर्धन क्षमता का हमने सूत्र निकाला। दोनों स्थितियों में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर, और दूसरा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इस प्रकार गैलीलियो दूरदर्शी में हमने नेत्रिका की जगह किसका उपयोग किया, अवतल लेंस का उपयोग किया। इससे जो पार्थिव दूरदर्शी में नली की लंबाई जो बढ़ गई थी, वो लंबाई यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम देखेंगे विभेदन क्षमता।
किसे कहते हैं विभेदन क्षमता? विभेदन क्षमता मतलब प्रकाशिक यंत्र, हमारा आँख हो या कोई भी प्रकाशिक यंत्र हो, सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, तो किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को हम कहते हैं विभेदन क्षमता। जैसे हर यंत्र की आँख की सबकी विभेदन क्षमता होती है। जैसे यदि मैं आपको इसको पास से दिखाऊं, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं? दो, ये वाला चौक और ये वाला चौक। यदि मैं इसको धीरे धीरे दूर ले जाऊं तो आपको ये दो की जगह क्या दिखाई देगा? एक दिखाई देगा, है ना। ऐसा क्यों होता है? हमारी आँखों की भी विभेदन क्षमता के कारण। उसकी एक क्षमता होती है, उस क्षमता तक ही वो दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाता है, अन्यथा वो वस्तुएं उसको एक ही दिखाई देंगी। इसकी परिभाषा हम लिख लें। किसे कहते हैं हम विभेदन क्षमता? प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता। अलग अलग करने की क्षमता को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र कोई भी हो, सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो या हमारा नेत्र हो, यदि दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाता है, उसकी उसी क्षमता को हम कहते हैं विभेदन क्षमता। ठीक इसका उल्टा होता है विभेदन सीमा। विभेदन सीमा मतलब क्या होता है? वह दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वो वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे। किसे कहते हैं? लिख लेते हैं। दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जबकि वे वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे। दिखाई दे सके उसे विभेदन सीमा कहते हैं। ठीक, तो दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जबकि वो वस्तुएं किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सके, उसको हम कहते हैं प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं।
दोनों के बीच क्या संबंध होता है? दोनों के बीच ये संबंध होता है विभेदन क्षमता बराबर 1/विभेदन सीमा। विभेदन क्षमता बराबर 1/विभेदन सीमा, यानी विभेदन क्षमता का उल्टा क्या होता है? विभेदन सीमा होता है। किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कितनी होती है? 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ठीक, तो उसकी विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती? म्यू पर। यदि पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है तो विभेदन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। और किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तरंग दैर्ध्य के। यदि तरंग दैर्ध्य अधिक है तो विभेदन क्षमता क्या होगी? कम होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? पार्थिव दूरदर्शी के बारे में। पार्थिव दूरदर्शी में क्या है? खगोलीय दूरदर्शी से कैसे अलग है? खगोलीय दूरदर्शी में उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और पार्थिव दूरदर्शी में हमने क्या किया? बीच में एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जिससे हमको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पर पार्थिव दूरदर्शी में क्या होता है? उस लेंस का प्रयोग करने से नली की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए गैलीलियो ने अपना एक दूरदर्शी लाया जिसमें हमने नेत्रिका की जगह किसका उपयोग किया? अवतल लेंस का उपयोग किया, जिससे नली की लंबाई कम हो गई। और हमने देखा विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा क्या होती है और वो किस पर निर्भर करती है। इसके साथ ही हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।